9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 साइंस चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 अध्याय 1 जो कि हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसका आज हम करेंगे अभ्यास। तो अभ्यास में एक नंबर है निम्नलिखित, ठीक है ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ठीक है, तो केल्विन में दिया है, इसको सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो किस प्रकार से बदलेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात 300 केल्विन दिया है। ठीक है, तो 300 केल्विन को कन्वर्ट करना है किसमें, बदलना किसमें है, सेल्सियस में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं। तो 300 केल्विन को जब हम 273 से घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 273 से घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। ठीक है, तो 300 को 273 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेल्सियस, यानी केल्विन को 273 से माइनस करने पर क्या बन जाता है, सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है इसी तरह से हम लोग को दिया है 573 केल्विन दिया है, 573 केल्विन को बदलना है सेल्सियस में। तो क्या करेंगे, 573 को माइनस करेंगे 273 से। ठीक है, तो जैसे ही माइनस करेंगे 3 3 0 हो जाएगा, 7 7 0 हो जाएगा, और 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3, इतना सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो भी केल्विन होता है उसमें 273 माइनस कर देने से क्या बन जाता है, सेल्सियस बन जाता है। तो इस प्रकार से आंसर हो गया पहला का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 रहा, आपको बोला है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें, यानी कि आप सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, बदलना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या करते थे, माइनस करते थे तब क्या होता था, सेल्सियस निकलता था। इसमें क्या करेंगे, जो सेल्सियस है 25 डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस दिया है उस सेल्सियस में क्या करेंगे हम लोग, इस बार 273 यानी 273 प्लस करेंगे। ठीक है, ऊपर में क्या करते थे, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते थे, 273 घटाते थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ठीक उसका उल्टा करना होगा। ठीक है, यानी सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको बदलना है केल्विन में। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो सेल्सियस होता है उसमें क्या कर देते हैं, 273 प्लस कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और इधर कितना है 2 है। ठीक है, तो इतना केल्विन हो गया, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल है, सवाल ये आपका दिया है, इसमें 373 सेल्सियस दिया है, जो भी सेल्सियस होता है उसमें कितना ऐड करना पड़ता है, कितना प्लस करना पड़ता है, तो प्लस करना पड़ता है 273। ठीक है, तो जैसे 273 प्लस कर देते हैं तो सेल्सियस किस में बदल जाता है, केल्विन में। ठीक है, तो देखिए 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 7 14 के 4, और 5 हो जाएगा, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 5, 5 में 1 6। ठीक है, तो इतना हो जाएगा क्या, केल्विन। तो इस प्रकार से सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का मतलब बदलने का हम लोग सीख गए। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि अभ्यास का है। ठीक है, तो अभ्यास का अगला सवाल तीसरा नंबर सवाल है। तो तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित अवलोकनों सॉरी निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें, यानी इसका कारण बताना है कि क्यों होता है। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर सवाल है, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर या समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है कि नेप्थलीन जो है ना, जब हम कहीं पे नेप्थलीन का गोली को रखते हैं, यानी कि कपूर का गोली को, तो क्या होता है, कुछ समय के बाद देखते हैं जहां पे रखे थे वहां पे
नहीं है, यानी कि वो गायब हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर चलिए देखते हैं। आंसर है नेप्थलीन को रखा रखा रहने देने पर या समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, क्योंकि नेप्थलीन ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। तो यही कारण है कि नेप्थलीन का जो गोली होता है या फिर नेप्थलीन होता है, कहीं पे अगर ज्यादा समय तक अगर रखे हुए हैं तो क्या होता है कि डायरेक्ट ठोस से क्या बदल जाता है, यानी कि डायरेक्ट ठोस से बदल जाता है। ठोस से किस में बदल जाता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, ठोस से किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इस कारण से वो हम लोग को कुछ समय के बाद नहीं दिखता है, यानी कि गायब अदृश्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लिए 3 नंबर का ए नंबर सवाल खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सवाल नंबर बी। ठीक है, तो सवाल नंबर बी है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। सही बात है कि जो इत्र होता है, यानी कि जो भी परफ्यूम वगैरह होता है, उसका सेंट बहुत दूर बैठे रहने पर भी हम लोग के पास पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। आंसर, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्योंकि इत्र के कण हवा में मिलकर फैल जाते हैं। इस कारण दूर बैठे हुए लोगों तक भी इत्र की गंध पहुंच जाती है। देखिए, इत्र जो है ना, जैसे कोई स्प्रे करता है तो इत्र क्या होता है, हवा में मिल जाता है और हवा के कणों के साथ मिलकर आगे फैलना चालू हो जाता है, जिस कारण से हवा के कण में मिलके बहुत दूर दूर तक जो बैठे हुए लोग होते हैं उस तक क्या होता है, इत्र का गंध पहुंच जाता है। ठीक है, तो हवा में फैलने के कारण इस प्रकार से बहुत दूर बैठे इंसान को या फिर व्यक्ति को इत्र का महक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस कारण से। ठीक है, तो अगला है 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि अभ्यास का ही है। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि हम लोग क्या करना है कि किसका कण सबसे बड़ा है, किसका कण सबसे छोटा है, आकर्षण बल के हिसाब से हम लोग क्या करना है, सजाना है। ठीक है, यानी कि किसका आकर्षण बल, कणों के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है उसको बताना है। ठीक है, तो देखिए आंसर में कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गैस का जो आकर्षण बल होता है सबसे कम होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे गैस है, इस कारण से सबसे इसका कम होगा। ठीक है, कणों के बीच का आकर्षण बल। अगला, उसके बाद जल है। जल जो होता है द्रव होता है, तो गैस से ठीक अधिक क्या होता है, कणों का बीच का आकर्षण बल जल मतलब द्रव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन गैस है और जल जो है ना द्रव है। ठीक है, तो इस कारण से ये जो गैस है, गैस से अधिक किसका होगा, द्रव का आकर्षण बल होगा, यानी कणों के बीच का जो आकर्षण बल होगा द्रव का अधिक होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि गैस का कणों के बीच का आकर्षण बल और द्रव के बीच का कणों का आकर्षण बल किसका अधिक होता है, द्रव का। ठीक है, इस कारण से इसको पीछे रखें और द्रव को क्या किए, आगे रखें। ठीक है, उससे आगे चीनी। चीनी जो कि एक ठोस होता है, तो ठोस का जो आकर्षण बल होता है कणों कणों के बीच में, ठीक है, दो कण के बीच में ठोस के अंदर का, वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गैस में सबसे कम होता है कणों के बीच का आकर्षण बल, उससे अधिक किस में होता है, द्रव में, और उससे अधिक किस में होता है, ठोस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे कम किस में होता है, गैस में, उससे अधिक किस में, द्रव में, उससे अधिक ठोस में। ठीक है, इस प्रकार से आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। अभ्यास का सवाल नंबर 5 रहा, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। यानी कि जल का भौतिक अवस्था बताना है कि इस तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का किस प्रकार से रूप होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर में। आंसर है जल की भौतिक अवस्था। ठीक है, मतलब किस प्रकार से रूप होगा,
पानी का, ठीक है। तो एक नंबर देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में कौन सा रूप में रहेगा, जल जो है ना द्रव अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, पानी रूप में पाया जाएगा, ठीक है। द्रव मतलब क्या, पानी रूप में पाया जाएगा, अवस्था का मतलब क्या, रूप, ठीक है। और बी नंबर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि जो जल है वो किस में कन्वर्ट हो जाया रहेगा, बदल जाया रहेगा, बर्फ में बदल जाया रहेगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसी प्रकार सी नंबर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल गैस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हम क्या करते हैं, जल में तापमान को बढ़ा देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, क्या होता है, द्रव से किस में बदल जाता है, गैस में, ठीक है। इस प्रकार से 0 डिग्री में द्रव रूप में होगा, और 0 डिग्री में क्या होगा, ठोस रूप यानी बर्फ में होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब गैस रूप में होगा, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे, अगला सवाल है सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखते हैं। तो सवाल नंबर 6 रहा, पुष्टि हेतु कारण दें, यानी कि कारण बताना है कुछ कुछ, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो नंबर 1 ए नंबर क्वेश्चन, तो जल कमरे के ताप पर द्रव है, यानी कि जो जल होता है कमरा का ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका कारण बताना है, तो देखिए कारण क्या है, आंसर, जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट, द्रवस्था में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, में छूट गया, ठीक है। तो में आपको लिख लेना है, ठीक है, द्रवस्था में, ठीक है। तो ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ही पाया जाता है जल, ठीक है, यानी लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है, क्योंकि जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, सही बात है, जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखते हैं उस आकार का रूप ले लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अब जिस प्रकार का बर्तन में रखेंगे जल को उस प्रकार का आकृति यानी आकार को वो जल क्या करता है, ले लेता है, ठीक है। यानी जल का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जल को जिस भी बर्तन में हम रखेंगे उस प्रकार का बर्तन का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया जल का कुछ कारण पुष्टि कर दिए जिसको, ठीक है, यानी कमरा का तापमान पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 6 का ही बी नंबर सवाल है जो कि अभ्यास का ही है, तो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, तो लोहा का अलमारी जो होता है कमरा का ताप पर ठोस अवस्था में ही होता है, ठीक है, बी को, ठीक है, जो कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, यानी कि जो कमरा का ताप पर लोहे का अलमारी तो क्या रूप में रहता है, ठोस ही रूप में रहता है, ठीक है। तो कुछ कारण बता देना है कि क्या क्या है क्या नहीं। चलिए तो आंसर देखिएगा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाया जाता है, ठीक है, सही बात है, इस कारण इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए ठोस रूप में अगर अलमारी होता है तो इस कारण से क्या होता है, उसका आकार निश्चित होता है, बस इतना लिख देना है आपको, ठीक है। चलिए, यानी आकार उसका बदलता नहीं है, ठोस है तो उसका आकार क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। अगला बात करेंगे, देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7, तो सवाल नंबर 7 क्या बोलता है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करते हैं 273 केल्विन पर क्या करते हैं, बर्फ और जल यानी पानी को दोनों को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो किसका ज्यादा शीतलता का प्रभाव पड़ता है, चलिए देखते हैं आंसर में क्या है, सुनिए, 273 केल्विन पर बर्फ और जल को ठंडा करने पर, यानी बर्फ और जल दोनों को ही ठंडा कर रहे हैं किससे, 273 डिग्री केल्विन से, ठीक है। जल का उष्मा सॉरी ऊर्जा अधिक होता है, ठीक है, जल का क्या होता है, ऊर्जा अधिक होता है, जिस कारण जल वातावरण से अधिक उष्मा अवशोषित कर लेता है, अवशोषित मतलब खींच लेता है, ठीक है। देखिए
जल के पास क्या होता है, अधिक ऊर्जा होने के कारण वातावरण यानी कि बाहर का जो पर्यावरण वातावरण है उससे क्या करता है, अधिक उष्मा खींच लेता है, गर्मी को खींच लेता है, उष्मा यानी कि गर्मी को खींच लेता है। ठीक है, यही कारण है कि एक ही तापमान पर भी बर्फ पानी से अधिक ठंडा होता है। ठीक है, एक ही तापमान पर रखने के बावजूद बर्फ जो है ना पानी से क्या होता है, अधिक ठंडा होता है। क्यों होता है बर्फ पानी से अधिक ठंडा एक ही तापमान पर? क्योंकि जो पानी है वो क्या कर लेता है, बाहर से उष्मा को अवशोषित कर लेता है यानी खींच लेता है। इस कारण से पानी क्या होता है, थोड़ा उसका जो गर्म है वो क्या होता है, अधिक होता है, और बर्फ का जो गर्म है वो क्या होता है यानी कि ठंडा जो है क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्योंकि बर्फ जो है ना बाहर वातावरण से उतना उष्मा नहीं खींच पाता है, क्योंकि उसके पास उतना ऊर्जा नहीं होता है। लेकिन जो जल होता है उसके पास बहुत अधिक ऊर्जा होता है, इस कारण से बाहर से उष्मा को अवशोषित कर लेता है यानी गर्मी को क्या करता है, खींच लेता है। इस कारण से जो है ना पानी थोड़ा गर्म महसूस होता है और बर्फ थोड़ा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, यही कारण है कि बर्फ जो है ना हम लोग किस प्रकार से महसूस होता है, ज्यादा ठंडा महसूस होता है, और पानी जो है ना सेम तापमान पर थोड़ा उससे कम ठंडा महसूस होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 8, जो कि आज का लास्ट सवाल होने वाला है, जो कि अभ्यास का लास्ट सवाल है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? यानी कि हम अगर बात करें जल, उबलता हुआ पानी, जल, ठीक है, या फिर भाप, किसमें हम लोग को अधिक तीव्रता, तीव्रता मतलब अधिक जलने का महसूस होता है, यानी भाप से या फिर आपका उबलता हुआ पानी से? तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता भाप में अधिक महसूस होती है। ठीक है, यानी कि उबलता हुआ पानी से अधिक किसमें महसूस होता है जलने का अधिक? भाप में होता है। क्यों? क्योंकि भाप में जल से अधिक उष्मा होती है। ठीक है, होता है एक ही तापमान पर। यानी कि देखिए, अगर मानते हैं पानी अगर उबल रहा है, भाप अगर निकल रहा है, तो क्या होगा, जो आपका भाप है और पानी है दोनों एक ही तापमान पर होने के बाद भी आपका जो गैस होता है, गैस के अंदर क्या होता है, अधिक उष्मा क्या होता है, रहता है। इस कारण से जो हम लोग को अगर हाथ उसके ऊपर अगर रख देते हैं भाप के ऊपर, तो क्या होगा, अधिक तीव्रता से जलता हुआ क्या होगा, जलने का महसूस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भाप में अधिक उष्मा होता है, इस कारण से भाप में हम लोग को अधिक तीव्रता से जलन का महसूस होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। और उबलता हुआ पानी में उतना उष्मा नहीं होता है, किसके तुलना में, भाप की तुलना में। इस कारण से उबलता हुआ पानी में उतना अधिक जलता हुआ हमें महसूस नहीं होता है। ठीक है, या फिर तीव्र महसूस, उतना तेज महसूस नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहीं पे खत्म होता है ये चैप्टर का एक्सरसाइज। इसके आगे पार्ट में करते हैं बीच बीच वाला सवाल जो कि किताब में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट जरूर देखें। थैंक यू।